चाइल्ड केयर की तरफ से जो एक उचित माध्यम से जब कार्यक्रम शुरू होगा उनका परिचय कराते हुए आपके समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी अपने अनुशासन का परिचय देते हुए इस कार्यक्रम के अंतिम समय तक इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे और सभी को रिफ्रेशमेंट भी दी जाएगी एनजीओ की तरफ से। तो बड़े अच्छे से सलीके से अपनी शालीनता का परिचय देते हुए आपने इस कार्यक्रम का आनंद उठाना है और कुछ लेक्चर्स जो होंगे सीमित समय के उनसे भी आपने अपने जीवन में फायदा उठाना है। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स के भी कुछ चुनिंदा विषयों पर व्याख्यान होंगे। तो बहुत सहनशीलता का परिचय देते हुए आपके लिए महत्वपूर्ण ज्ञान अर्जित करने का एक प्लेटफॉर्म है। हमारे बीच हमारे कॉलेज की प्राचार्य प्रमिला मलिक जी सभागार में पहुंच चुके हैं। हम इस एनजीओ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। करवाया जाता है इसे जिला युवा शक्ति संगठन रायगढ़ की तरफ से। इसमें मैं प्रेसिडेंट बलजिंदर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए, मैम को आमंत्रित करें लैंप लाइटिंग के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर। बलजिंदर सिंह जी। बच्चों, आज का जो अपना कार्यक्रम है युवा कार्यक्रम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और हमारी प्रिंसिपल मैम इतना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आए और जितने भी हमारे अध्यापक लेक्चरार हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ कई प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं। प्रिंसिपल प्रिनोमल संजीव नरेश ऑफिसर जो भी हैं जो ढेंगरा जी, उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। हमारी जो एनजीओ है जिला युवा शक्ति संगठन जो राधा किशन बाल आश्रम भी बच्चों को चला रही है और साथ साथ बहुत सी एक्टिविटी भी कर रही है, जो जैसे पौधारोपण हो गया, सिलाई कढ़ाई हो गया। जो भी लड़कियां हैं सिलाई कढ़ाई सीखना चाहती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट संस्था सिखा रही है। जो भी अपना कीमती समय निकाल करके टाइम दे सकती है तो वो भी कर सकते हैं। तो और भी बहुत कार्य हैं, आप लोग भी संस्था के साथ जुड़ो और जिला युवा शक्ति संगठन गांव-गांव में कैंप सेमिनार वगैरह भी करती रहती है। तो धन्यवाद के लिए आमंत्रित करते हैं।
मंच से पुनः हमारे मुख्य अतिथि प्राचार्य में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही जो एनजीओ के हमारे पदाधिकारी जिला युवा शक्ति संगठन नारायणगढ़ की तरफ से आए हैं, उनका भी इस मंच से स्वागत करता हूं। वह मेरे जितने भी प्रिया मलिक और मृदुल भिंद्रा जी, प्रवीण कुमार जी, डॉक्टर जगदीप जी, वह जो भी यहाँ पे उपस्थित मेरे शिक्षक साथी हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इन सारे विद्यार्थियों का जो यहाँ पर इस कार्यक्रम का लाभ उठाने हेतु उपस्थित हुए हैं। अभिनंदन करता हूँ हमारे जो टेक्निकल टीम है इसको कवर करने के लिए आई हुई है, उसका भी इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब इस कार्यक्रम का जो पहला हमारा इसमें लेक्चर्स भी है और बीच में स्किट भी हैं, तो हमारे जब स्किट के लिए मैं पुकारूंगा किसी हमारे एक सबसे पहले स्किट वाटर कंजर्वेशन के लिए, जैसे ही उनको पुकारूंगा तो मंच पे आ जाएंगे। अभी सबसे पहले मैं हमारी मुख्य अतिथि हमारी प्राचार्य मैम को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने शुभ संदेश बच्चों को दें। मैम। शक्ति संगठन के पदाधिकारी मंच पर आसीन हैं, मेरे साथी बहन कॉलेज से और प्यारे बच्चों, आज का जो कार्यक्रम है जिला युवा शक्ति संगठन के द्वारा प्रायोजित है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में चुना और मुझे भी ये मौका मिला कि इस संगठन के माध्यम से मैं आपसे फिर दोबारा एक बार रूबरू हो पाऊंगी। तो आज का कार्यक्रम कुछ समाज के सरोकारों के साथ है। आपको पता होगा कि NGOs जिनको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ चलती हैं, समाज का ताना बाना ऐसा है कि जिसमें सरकार अपना काम करती है, अनेक प्रोजेक्ट्स होते हैं और उसी सरकारी कार्यक्रम के साथ कुछ समाज सेवी संस्थाएं भी हैं जो समाज में काम करती हैं, उस लोकल एनवायरनमेंट में रह के उन्हीं की समस्याओं का समाधान करते हुए। तो सरकारी तंत्र के साथ गैर सरकारी तंत्र जब मिलता है तो वो दोनों मिलकर समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। ऐसी ही गैर सरकारी संस्था जिसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, NGO, उसमें नारायणगढ़ में कार्यरत ये जिला युवा शक्ति संगठन, जिसके जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हमारे बीच उपस्थित हैं और वो आपके लिए कुछ कार्यक्रमों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम का मकसद सिर्फ युवा शक्ति का आह्वान करना है, उन्हें कुछ ऐसी ज्वलंत समस्या, उनके निदान और उनके निदान करने में देश किस तरह से प्रगति की ओर अग्रसर है उसके बारे में सेंसिटाइज करने का आज का मकसद रहेगा। इसके लिए 3 से 4 टॉपिक्स ये लेकर आए थे जो आज ज्वलंत होते हैं देश के सामने और उनमें भारत किस तरह से अपने आप को रखता है और देखता है उसके बारे में आज बात करने का दिन है। तो मुझे भी कहा गया है कि मैं भी उन मुद्दों को छूऊं और आपसे बात करूं। हालांकि जब जब मैं आपसे मुखातिब होती हूं तो क्योंकि हम कॉलेज में हैं और आप जैसे युवा शक्तियों से रोज हमारा सामना होता है, तो ये मुद्दे आज नहीं हमेशा ही हमारे साथ होते हैं, क्योंकि खास तौर से इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए कहा गया है। तो मैं भी अपने आप को वही सीमित रखते हुए आपसे बात करना चाहूँगी। जो 5 मुद्दे हैं, नरेश जी आप मुझे दिखा दें। उनमें पहला है गुलामी की हर सोच से आज़ादी, विकसित भारत का लक्ष्य, मुझे लगता चला गया का लक्ष्य, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिक कर्तव्य एवं दायित्व। ये सभी जितने भी 5 टॉपिक्स पे हमारी संस्था NGO जो आज हमारे साथ हैं वो आपसे बात करना चाहती हैं।
कुछ मुद्दे तो मेरे दिल के बेहद करीब हैं, जिन्हें मैं हमेशा ही आपके साथ रखती हूँ। सबसे पहला, नागरिक कर्तव्य। हम सब नागरिक हैं, सबसे पहले भारतीय हैं, नागरिक हैं। और जब भी हम बात करते हैं तो हम हमेशा अपने राइट्स की बात करते हैं कि हमें क्या है और क्या मिलना चाहिए। कर्तव्य कौन से हैं उनको बहुत पीछे भूल जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम अपने कर्तव्यों का बोध रखते हैं कि हमारे पास हमारे काम क्या हैं एक नागरिक होते हुए, तो शायद आप ही पूरी हो जाती हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें हमसे जुड़ी हुई हैं, चाहे वह कर्तव्य है या हमारे अधिकार हैं। बिना कर्तव्यों के अधिकारों की बात करना न्यायोचित नहीं होता है। इसमें सबसे पहले हमें अपने कर्तव्यों का बोध करना होगा। जैसे मैं अपना एक बहुत छोटा सा यूनिट है हमारा नारायणगढ़ में, जो हमारा महाविद्यालय है, या हमारी फैमिली जहाँ से हम आते हैं, वहाँ हमारे क्या कर्तव्य, जैसे जैसे आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं, आपके कर्तव्य और आपके अधिकार बदलते रहते हैं। उन सब के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है और वो होना भी चाहिए। लेकिन अधिकारों से पहले अगर हम कर्तव्यों की बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जब भी हम कर्तव्यों की ओर मुड़ जाते हैं तो एकजुटता का सवाल जो है, जो आज एक बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने, वो अपने आप ही पीछे चला जाता है, क्योंकि हम एकजुट तो पहले ही हो जाते हैं अगर हम अपने कर्तव्यों को संविधान के अनुरूप ढालते हुए उनका ध्यान कर लें। तो एक तरीके से ये जो पांचों बातें कही गई हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में निहित हो जाती हैं अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्यों का ध्यान कर लें। जब आप बच्चे महाविद्यालय में आते हैं, मैं अपने आप को इसी सरोकार के साथ रखूंगी जब मैं और आप दोनों बात करें। बहुत बड़ी बातें नहीं, सिर्फ महाविद्यालय के अंदर की बात। जब आप महाविद्यालय में आते हैं तो आप हमारे बच्चे हैं। जब मैं कहती हूँ कि आप हमारे बच्चे हैं, तो बच्चे का मतलब है कि आप हमसे छोटे लेकिन कुछ ग्रहण करने आए हैं। हम आपके सामने एक ऐसी अवस्था में हैं, आपसे बड़े उम्र में, तजुर्बे में, और हमारा कर्तव्य आपको कुछ देने का है। जब भी हम ये रिश्ता कायम कर लेते हैं जिसमें आपका टीचर है और आप बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का अपने आप ही निदान होने लगता है। मैं यहाँ इसे समस्या नहीं कहूँगी, कर्तव्यों की बात करते हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि माँ बाप ने अपनी गाड़ी कमाई के साथ आपको कुछ बनाने की इच्छा के साथ हमारे पास भेजा है, तो उस इच्छा का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, हमें भी एज टीचर और आपको भी। और जब आप एक ध्येय के साथ, एक मोटो के साथ, एक जिंदगी में कुछ बनने की इच्छा के साथ हमारे साथ आते हैं, तो एक निर्धारित कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। उस निर्धारित कार्यक्रम को जानना बहुत जरूरी है। जब भी आप कॉलेज में आते हैं तो कुछ सोच के किसी प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। कुछ प्रोग्राम्स को करने के बाद आप कहाँ अपने आप को पाते हैं, इसका अवलोकन करना भी बहुत जरूरी है। और मैं आपको कहूँगी, क्योंकि भारत निरंतर अग्रसर है अपने नए आयामों को छूने के लिए, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 1986 के बाद आप लोग हैं जिन्हें ये पॉलिसी मिली। कितने सालों के बाद? करीब 33 सालों के बाद, 34 सालों के बाद। तो इतने लंबे अंतराल के बाद दुनिया ने बहुत तेजी के साथ बदलाव किया। उस बदलाव को साथ में रखते हुए हमारी शिक्षा नीति में, प्रणाली में बेहद बदलाव की जरूरत थी, जिसको सरकार ने समझा। और ये बदलाव इस तरह से सिर्फ केवल डिग्रियां बांटने वाला बदलाव नहीं, आपको उतना सक्षम बनाना है अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा कि जब आप इस महाविद्यालय से निकलें तो अपने आप को किसी लाइक, सेल्फ सफिशिएंट, स्किल्ड पर्सन के रूप में देखें कि आप सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा जो भी करके जाएं, उसके बाद हम अपने आप को निहत्ता महसूस ना करें कुछ इस तरह की स्किल के साथ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपना जीवन यापन करने के लिए। ध्येय यही है सरकार का कि जब आप
डिग्री करके जाएं या इस कॉलेज में से पहले भी निकलने का आपको कोई मजबूरी हो जाए, तो आपके पास कुछ ऐसा हो जिससे आप स्किलफुल पर्सन के रूप में अपने आप को देखें, पहली बात। दूसरा, सरकार निरंतर अग्रसर है सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखते हुए। इसीलिए आपको पता होगा आजकल G20 की समिट चल रही है और G20 में ग्रुप 20 के अलग अलग देशों के लोग हमारे देश में हैं। देश का मकसद अपने देश को तो दिखाना है कि हम आज कहाँ हैं। आपने देखा होगा ऋषि सुनक प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम का, उन्होंने क्या बोला, और मुझे सच में, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था जब मैं उनको सुन रही थी। मूल रूप से वो भी भारतीय हैं, एक भारतीय बहुत साल यूके जैसे देश में, जो डेवलप्ड देश है, रहने के बाद जब हमारे देश में आता है तो वो देश की व्याख्या कुछ इस तरह से करता है कि मैं देश में बहुत, भारत देश एक बेहद प्रोग्रेसिव देश है और मैं उसके अंदर अपार संभावनाएं देख पा रहा हूँ। अपार संभावनाएं सिर्फ भारत को नहीं बल्कि एक ग्लोबल रूप में भारत एक लीडिंग देश के रूप में दिखाई देता है। तो ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात हो जाती है। और G20 समिट को ऑर्गेनाइज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये इतनी छोटी बात नहीं है। जब हम अपने आप को एक लीडर के रूप में स्थापित करते हैं और बहुत सारे देश हमारी ओर देखते हैं, इसे आप, बहुत लोग इसको अलग तरीके से या अपने अपने विचारों से देखते हैं, लेकिन आम नागरिक के तौर पे जब मैं देखती हूँ तो हमें एक अपने आप को एक लीडर की भूमिका में पाते हैं। ये लीडर की भूमिका सिर्फ एक वसुधैव कुटुंबकम के रूप में नहीं है, जब हम पूरे वर्ल्ड को एक परिवार की तरह देखते हैं, बल्कि अपने लिए भी इस तरह के आयाम स्थापित करना है जिससे हमारा जीवन और सरल, सुगम और हम और प्रोग्रेस कर सकें। आप देखते होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा काम किया जा रहा है। अगर हम रोज के जीवन में देखें तो बहुत अच्छी सड़कें, यातायात के बहुत सारे अवसर हमारे पास हैं। हम अगर देश को बाहर निकल के देखें तो हमें लगता है कि हमने इन पिछले 20-25 सालों में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे एजुकेशन है, हेल्थ है या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है अलग अलग, तो हम देखते हैं कि हमने बहुत सारी प्रोग्रेस की है। और सबसे बड़ी प्रोग्रेस जो मुझे दिखाई देती है वो डिजिटल इंडिया के रूप में दिखाई देती है, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमने बहुत तेजी के साथ अपनाया है। आज मेरे ख्याल में मैं ही नहीं, मेरे सभी स्टूडेंट्स और सभी लोग, जो हम एक छोटे से यूनिट हैं इस देश में, इस शहर में, हम सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बहुत इजीली कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिजिटल इक्विपमेंट्स अवेलेबल विद अस एंड द फिनटेक विच हैज बीन डेवलप्ड इन दिस कंट्री। फिनटेक का बहुत, या कहें कि आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तेजी के साथ विस्तार हुआ है। जब हम कोविड से गुजर रहे थे तो हमने देखा एक हफ्ते का समय ऐसा था जब ये नहीं समझ आ पा रहा था कि बच्चों का क्या करेंगे, बच्चों को किस तरह से एजुकेशन देंगे। और कोविड महामारी थी, वैश्विक महामारी थी नहीं, है अभी भी, लेकिन हमने उसको किस तरीके से फाइट किया वो अपने आप में एक बहुत गजब चीज़ है कि बहुत तेजी के साथ, मेरे ख्याल में एजुकेशन में अगले 15 दिनों में, जब 20 मार्च को कोविड के दौरान सारा देश बंद हुआ, बहुत तेजी के साथ, क्योंकि मैं उन्हीं दिनों प्रिंसिपल की भूमिका में आई और बहुत बार हमसे ये डायरेक्टरेट और सरकार मुखातिब होती थी कि किस तरीके से बच्चों के साथ कनेक्ट किया जाए। और तब हमारे क्षेत्र में तो खास तौर से डिजिटल इंडिया के बारे में जितना डेवलपमेंट हुआ वो इसी टाइम मुझे लगता है कि जब हम हर बच्चे के साथ डिजिटल बहुत तेजी के साथ विकसित किया। उस क्लासरूम को फिर हमने छोड़ा नहीं जब आप हमारे पास आ गए, बल्कि हम उस वर्चुअल क्लासरूम के साथ किसी न किसी रूप से जुड़े रहे। आज जब हमारी मीटिंग्स होती हैं तो हम ज़्यादातर मीटिंग्स वर्चुअल रूप में करते हैं, वर्चुअली कनेक्ट होते हैं, चाहे गूगल के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो। तो हमने बहुत तेजी के साथ अपने अंदर इन पिछले 2-3 सालों में चेंजेस किए और ये पॉसिबल हो पाया एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से।
इसको आप बहुत, अगर आप सूक्ष्म रूप से देखें तो आप देखेंगे रोज नित्य नए इस तरह के प्रोग्राम्स आ रहे हैं जहाँ पे हम बहुत तेजी के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी नई शिक्षा नीति भी इसी पे जोर देती है। अब से पहले हम ये कहा करते थे कि जो डिजिटल माध्यम है वो इतना अच्छा माध्यम नहीं है क्लासरूम टीचिंग के मुकाबले, लेकिन नई शिक्षा नीति ये कहती है कि 40% पढ़ाई डिजिटल माध्यम से ही होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि बच्चा कभी क्लास में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़े नहीं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको डिजिटल माध्यम से अपने से जोड़ें और उसके लिए वो लेक्चर अवेलेबल कराएं, उपलब्ध कराएं कि वो अपनी पढ़ाई को बीच में ना रोके और उससे निरंतर जुड़ा रहे। तो सरकार का फोकस किसी ना किसी रूप में जोड़े रखना है और उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं अभी सिर्फ एजुकेशन की बात कर रही थी, लेकिन अगर आप किसी भी फील्ड में देख लें वहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अहम रोल उभर कर आया है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे माध्यम चुने गए हैं बिसाइड्स हमारी एलोपैथी के, जहाँ पे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसको हमारी पुरानी योग पद्धति है जिसको हमने पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैलाया है और अवगत कराया है कि इसका क्या फायदा है, चाहे वो मानसिक सेहत है, शारीरिक सेहत है। मानसिक सेहत पहले इम्पॉर्टेंट होती है। आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। और दुनिया ने ये देखा हमारे माध्यम से कि योग को अपनाने से आप किस तरीके से मानसिक स्वस्थता लेते हैं। आपको मैं एक डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि वैश्विक डेटा है ये कि पूरी दुनिया में 60 साल से ऊपर की उम्र लेने वाले केवल 11% हैं। और अफसोस तब होता है कि 11% में जो जी रहे हैं वो या तो हमसे पहली जनरेशन है जिन्होंने अपने खाने पीने का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा, शुद्ध पद्धति के साथ वो अपने जीवन को का यापन कर पाए, और ज्यादातर युवा अगर किसी चीज का शिकार कर रहे हैं तो वो अननेचुरल डेथ है। वो अननेचुरल डेथ सड़कों पे यातायात के नियमों का पालन ना करते हुए, क्योंकि युवा ही है सड़क पे, बहुत जल्दी है, हर चीज बहुत जल्दी से ले लेने की इच्छा है। जितनी भी मौतें होती हैं अलग अलग नेचुरल कैलेमिटीज में, उनसे कहीं ज्यादा बड़ा आंकड़ा सड़क पे होने वाली दुर्घटनाओं का है। तो ये दुर्घटनाएं किन के साथ हो रही हैं? हमारे युवा के साथ, जो एक बेहद चिंता का विषय है। मेरे पीछे बैठने वाले कुछ बच्चे जिनका ध्यान शायद भटक गया है और उन्हें मैं भाषण देते हुए प्रतीत हो रही होंगी, मैं वापस आपको ले आऊंगी अगर आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे। मैं ये बहुत निश्चित करती हूँ कि जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आपका ध्यान केवल मेरे पे रहेगा। तो पहली बार प्यार से, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, आपके लिए बोल रही हूँ, सभी का ध्यान मेरे ऊपर रहेगा और ये मेरा आदेश है आप सभी को। तो मैं बात कर रही थी सड़क पे होने वाली दुर्घटनाओं की। दुर्घटना हो जाती मेरी उम्र में आके, तो वो 15 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले अपने आप को तैयार करने के और फिर उसके बाद देश में योगदान देने के। हम युवा देश हैं जहाँ पे ज्यादा आबादी, करीब 60%, 65% आबादी आप जैसे युवा लोगों की है। तो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स पैदा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। और अच्छा ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से देश में योगदान कर सकता है, ये भी आप ही को देखना है। तो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना होगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना होगा और अपने आप को इतना योग्य बनाना होगा कि आप देश में कुछ योगदान कर सकें। समझ गए मेरी बात को? यहाँ बैठकर आपके पास एक मौका होता है अपने आप को सेंसिटाइज करने का, अपने अंदर झांकने का कि आज जो बात की जा रही है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, या आपके लिए सारगर्भित है या नहीं, और आप उसमें किस तरह से अपने आप को रखकर देखते हैं। यहाँ बैठकर केवल ये कार्यक्रम अटेंड करने का मकसद नहीं है या मुझे सुनने का मकसद नहीं है। आपसे जितनी भी बातें की जाती हैं वो आपके लिए है, आपको सेंसिटाइज करने के लिए है। और क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे,
तो मैं ये इसीलिए कभी कभी डांट के भी आपको कहती हूँ कि यहीं रहो, सुनो ध्यान से और अपने लिए एक मकसद तय करो। समझ गए? यहाँ पे सिर्फ यही मकसद नहीं, फिर आप एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स अपने परिवार के लिए भी बन जाओगे। वो माता पिता जो आपको आज यहाँ भेज रहे हैं मेहनत करके, कल आप उनको उसी तरीके से पाल सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और अपने घर परिवार मोहल्ले गांव शहर के लिए एक एसेट बन जाएं। उसमें हमें भी खुशी होती है क्योंकि हम हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो आज उम्मीद करती हूँ कि युवा संगठन जो संस्थान है उसके माध्यम से आप अपने आप को सेंसिटाइज करेंगे, नई बातों की ओर ध्यान से सुनकर अपने लिए नए मकसद ढूंढेंगे और अपने लिए एक नया आयाम स्थापित करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं युवा संगठन मंच को भी और उन बच्चों के लिए भी जिनके पास, जो इतने फॉर्चुनेट नहीं है, जिनके पास माँ बाप नहीं है और वो इस दुनिया में एक तरीके से अकेले हैं। ऐसी संस्थाएं उनके लिए माँ बाप बन जाती हैं, उनको पालती पोसती हैं और फिर उनको बड़ा करती हैं। तो एक बहुत बहुत कहूँगी कि बहुत अच्छा कार्य, नेक कार्य कर रहे हैं जिसमें हम सभी को योगदान देना चाहिए और आप सबसे चाहूँगी कि उनका हौसला अफजाई कर दें एक बार, ताकि वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें। हौसला अफजाई करें तो उनके लिए और एनर्जी बन जाती है। जब आप ताली बजाते हैं तो केवल आवाज़ नहीं होती, एक नई तरह की एनर्जी का संचार भी होता है और ये एनर्जी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप सभी के लिए जीवन में बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ कि आप में से कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे निकलेंगे जो हमें बहुत बहुत मान सम्मान देंगे। धन्यवाद। प्राचार्य मैम का, जिन्होंने अपने सले हुए शब्दों में जो भारत की छवि देश की, वो हम सबको कहीं ना कहीं प्रेरणा देने वाली है। तो विद्यार्थियों के लिए वांछित है कि जब मंच पर कोई वक्तव्य दिया जाता है तो उसको वो आपके लिए होता है, केवल और केवल आपके लिए, तो उसको बड़े मान सम्मान के साथ सुनना चाहिए। अब मैं हमारे बीच में, क्योंकि हमारे जो एनएसएस सेल की तरफ से एक स्किट का आयोजन जो किया गया है, मैं उनको स्किट के लिए आमंत्रित करता हूं पहले, क्योंकि एक बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है कुछ हेल्थ की, इसलिए थोड़ा, वैसे तो मैंने लेक्चर हमने करवाना था सर का भी, डॉक्टर संजीव का, तो इससे पहले मैं उस स्किट को यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जो स्किट होगी हमारी,
के पानी को सब मिलकर बचाएं। चलो जोहड़ कुएं और तालाब बनाएं। भारत जैसे देश में गंगा यमुना जैसी नदियां होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को पानी की कमी हमेशा बनी रहती है और उन्हें पानी के लिए मीलों दूर चलना पड़ता है। सोचा है इसके बारे में? अगर नहीं सोचा तो सोचिए। धरती की है यही पुकार, नदियां झीलें मेरा श्रृंगार। धरती की है यही पुकार, नदियां झीलें मेरा श्रृंगार। नदियां झीलें मेरा श्रृंगार। तो आइए पानी को बचाए रखने की शर्त लेते हैं। मम्मा हो या पापा हो, अबे चुप। मम्मा हो या पापा हो या हमारी अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे पानी हम बचाएंगे, पानी हम बचाएंगे, पानी हम बचाएंगे। जय हिंद। को लेकर छिपे हुए खतरे से हमें आजाद किया है। दुनिया में ऐसे स्थान हैं, अफ्रीका में सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा जहाँ की जीवन शैली को देखकर आप लोग कांप सकते हैं। और आप सोचिए भारत में हम जल संसाधन का किस प्रकार से दोहन कर रहे हैं। कहीं हम भी सहारा जैसे रेगिस्तान का हिस्सा न बन जाएं जीवन दृष्टि से, तो हमें इससे सबक लेते हुए जल संसाधनों को बचाना है और अपने जीवन को सस्टेन रखना है, ताकि अगर जल संसाधन बचे रहेंगे तो जीवन बचा रहेगा। धन्यवाद बहुत। अब मैं हमारे प्रोफेसर संजीव जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें निश्चित समय में। रिस्पेक्टेड मैडम प्रिंसिपल, एनजीओ से आए हुए प्रेसिडेंट श्री बलजिंदर जी, जनरल सेक्रेटरी श्री सोहनलाल जी, मेरे सभी शिक्षण साथी और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। और जैसा कि मालूम है आपको कि इतिहास विभाग और पॉलिटिकल साइंस विभाग की तरफ से, दोनों विभागों की तरफ से इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया है। और मैं सबसे पहले यहाँ पे धन्यवाद करना भी चाहूँगा मैडम प्रिंसिपल का और साथ में एनजीओ का, कि जिनके प्रयासों से आप तक ये अवेयरनेस कार्यक्रम पहुँचा है। आज का जो ये कार्यक्रम है, इसको क्या जरूरत पड़ी है आपके सामने लेके आने की। यहाँ पे कुछ एक विषय हैं जिनका मेरा केवल एक ही विषय है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन ये बहुत अच्छे विषय चुने हैं एनजीओ के द्वारा। जैसे पहला विषय है इसमें विकसित भारत का लक्ष्य। प्रधानमंत्री जी का भी यही लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित किया जा सके। तो ये विकसित भारत जो है, इसको विकसित करने में आज की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा योगदान है। और ये पीढ़ी जो है, जब तक अपनी विरासतों को नहीं जान पाएगी, उनके बारे में नहीं पहचान पाएगी, तब तक इसको सफल करना बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरा जो टॉपिक है इसमें, गुलामी की हर सोच से आज़ादी। हम आज़ाद हो चुके हैं, देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन आज अगर आज़ादी की जरूरत है तो मानसिक रूप से आज़ादी की जरूरत है। आज जो भारत है उसमें जो युवा पीढ़ी है वो मानसिक रूप से गुलाम नहीं होनी चाहिए, मानसिक रूप से आज़ाद होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं इन शॉर्ट में अपने विषय को भी थोड़े शब्दों में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो जो मेरा आज का विषय है वो है भारतीय विरासत पर गर्व से विकास का शिखर। भारतीय विरासत पर गर्व से विकास का शिखर और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणापुंज। जैसे कि मैं बात करूंगा कि हमारी जो विरासतें हैं उन्हें क्यों पहचानना चाहिए, क्यों जानना चाहिए। हमारे देश की जो विरासतें हैं बहुत महान हुई हैं। हमारे देश में अगर हम बात करें पुराने समय की, तो हमारे देश की विरासतों से केवल भारत ही नहीं, विश्व भी प्रेरणा लेता है, विश्व भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हमारा देश जो है पुराने समय में, जैसे मैं इंडस वैली की बात करूंगा, सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करूंगा, जो आज से 5000 साल पहले की है। आज हमारे पास सारे संसाधन हैं, सारी योजनाएं हैं, हमारे पास संसाधन जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन उस समय में 5000 साल पहले अंदाजा लगाइए कि ये कितनी पुरानी व्यवस्था थी, लेकिन हमारे देश में जो ये व्यवस्था हुई है कितनी नियोजित थी,
कितने अच्छे ढंग से बसी हुई थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते, इस व्यवस्था में लोग पक्की ईंटों के मकानों में रहते थे। सड़कें बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित थी और नालियों का प्रबंध था। लोगों का जो जनजीवन था बहुत उच्च कोटि का था। तो हम इन अपनी विरासतों के ऊपर, इन सभ्यताओं के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए और इनको जानकर हमें अपना आगे का लक्ष्य तय करना चाहिए। जैसे मैं अक्सर बच्चों से बात भी करता हूँ कि इतिहास क्यों जानना जरूरी है। हमें विरासतों को जानने की क्या जरूरत है। जब तक हम अपना इतिहास नहीं पहचानेंगे हम अपने भविष्य में कामयाब हो ही नहीं सकते। हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे कारनामे किए हैं, हमारे देश ने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। क्यों ना हम उनसे सीखकर अपना आज का मार्ग तय करें, अपने विकसित भारत के लिए एक लक्ष्य तैयार करें। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी भारतीय राष्ट्रीय निर्माण का एक आधारशिला है। आज का जो युवा वर्ग है ज्यादातर देखने में आया है कि नशे की तरफ ज्यादा है, अनेक गलत एक्टिविटीज में संलिप्त है। हमें इन बातों पर ध्यान न देकर अपने फ्री समय में, आप पढ़ाई के समय पढ़ाई करें, लेकिन फ्री समय में अपनी विरासत, अपने इतिहास के बारे में जानने की योजना जरूर बनानी चाहिए। अभी मैडम ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब भी कोई आपके सामने बोल रहा हो तो उसको ध्यान से सुने। मैं अक्सर क्लास में कहता हूँ कि सुनना बहुत जरूरी है। पढ़ी लिखी बात को हम भूल सकते हैं, लेकिन जो बात डिस्कस होती है, जो बात आप सुन के जाते हैं, वो 10 साल के बाद भी याद आती है। एक मैडम ने बहुत बढ़िया बात कही है कि अपना लक्ष्य निश्चित करें। आप युवा पीढ़ी हैं, कब सोचोगे, ऐसे ही उम्र निकल जाएगी। पढ़ने के लिखने के लिए आप सारी उम्र है, लेकिन जो ये आपका समय है ये बार बार नहीं आएगा। ये पढ़ने लिखने का ही समय है, भविष्य को बनाने का समय है। तो हम विरासतों की बात कर रहे थे। हम अगर बात करें, हमारा देश बहुत महान है, विरासतों के कारण है। हमारे देश में यदि हम आगे की बात करें तो आपके सामने आने वाली चुनौतियां जो हैं उनका हम सामना अपनी इन विरासतों को जानने के बाद आसान बना सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं यहाँ की कला और संस्कृति की, तो हमारे देश की जो कला और संस्कृति है वो बहुत महान है, जिससे प्रेरणा विश्व भी देता है। अगर मैं यहाँ आगे की बात करूं शिक्षा की, तो पुराने समय में तक्षशिला और नालंदा ये ऐसे स्थान रहे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। विश्व के अन्य देशों से लोग पुराने समय में इन केंद्रों के ऊपर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, अपना जो जनजीवन है उसको तय करते थे और साथ में यहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके आगे का जो रास्ता था उसे तय करते थे। तो मैं ऐसी विरासत के ऊपर बहुत गर्व करता हूँ, क्योंकि इतने पुराने समय में हमारा देश जो है वो एजुकेशन के मामले में बहुत आगे तक बढ़ा हुआ था। अगर मैं यहाँ बात करूँ, हमारे देश की पहचान जो है वो योगासन से भी है। योगासन भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी देन है, जिसकी वजह से आज विश्व में हमारे देश का नाम बहुत ऊंचे शब्दों में या स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। यदि मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा गीता का उपदेश दिया गया। इस गीता के उपदेश को या गीता को पूरा विश्व मानता है, विश्व इससे परिचित है। तो इस प्रकार से ये सारी हमारी धरोहर है, हमारी विरासतें हैं, जिनसे हम पहचान कर, पढ़कर, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके अपना अग्रणी जो जीवन है उसको तय कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम अपने आपसी भाईचारे की बात करते हैं। हमारे पुराने समय में इंडिया के अंदर भाईचारा और जो अतिथि सत्कार था वो भी एक उच्च कोटि का था। तो जो विरासत की एक प्रेरणा है, जो विरासत की एक प्रेरणा है, वो आधुनिक भारत के इन विद्यार्थियों का एक प्रेरणा पुंज है, एक प्रेरणा का रास्ता है। तो हमें अपनी इन विरासतों के ऊपर गर्व करना चाहिए। यदि हम बात करें तो हमारे देश में ऐसे राजा महाराजा रहे हैं जिन्होंने बहुत ख्यातियां हासिल की हैं। यदि हम उनके जीवन को पढ़ के देखें, उनके जीवन से हमें एक उच्च कोटि की प्रेरणा मिलती है। यदि हम बात करें, हमारे देश में महात्मा बुद्ध पैदा हुए हैं, हमारे देश में स्वामी महावीर जी पैदा हुए हैं। यदि हम इनके विचारों को पढ़ के देखें तो ये एक उच्च कोटि के थे। यदि मैं इनके बारे में बात करूं तो जैसे महात्मा बुद्ध जी थे या महावीर स्वामी जी थे, ये एक राजा के पुत्र थे। अगर चाहते तो एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन इन्होंने इंसानियत के लिए काम किया। आज महात्मा बुद्ध जी को पूरा विश्व जानता है, पूरे विश्व में उनकी शिक्षाएं प्रचलित हैं।
तो आज अगर जरूरत है तो हमें अपनी विरासत को जानने की जरूरत है, हमें उनको पढ़ने की जरूरत है, हमें अपना आगे का रास्ता तय करने के लिए इतिहास को जानने की जरूरत है। यदि हमें कोई भी रास्ता तय करना है, कोई भी मंजिल पानी है, तो उसके लिए हमें अपना ऐतिहासिक जो अपना इतिहास है उसे जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अक्सर बच्चों से बात करता हूँ कि जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जब भी हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर से बात करते हैं। तो डॉक्टर को मान लीजिए किसी को बुखार है तो डॉक्टर भी आगे की बात पीछे से तय करता है। डॉक्टर साहब पूछते हैं कि बुखार कितने दिन से आया है, वो इतिहास की बात करता है। हमें यहीं से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा भविष्य किस आधार के ऊपर आधारित है। डॉक्टर कहता है कि आपको कितने दिन से बुखार है, पेशेंट कहता है कि मुझे 5 दिन से बुखार है, 10 दिन से बुखार है। तो उसी बात को जानकर डॉक्टर भी हमारे विषय को या हमारे शरीर को तभी ठीक कर पाता है जब वो पिछली जानकारी हासिल करता है। तो आज कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, तो अपनी वाणी को शीघ्र ही विराम दूंगा। तो मैं आप सभी के बीच में बस एक ही विचार रखना चाहूँगा कि हमारी जो विरासतें हैं, हमारा इतिहास है, हमारी जो धरोहर है, चाहे वो पूरे देश की है, हमारे हरियाणा राज्य की है या पंजाब की है, पूरे भारत की जो विरासत है उसको जानने की जरूरत है। हमारा जो लक्ष्य है वो तभी पूरा हो सकता है जब हम इसके बारे में अच्छी तरह से परिचित होंगे। हम अपना रास्ता तभी तय कर पाएंगे जब हम इसे अच्छी तरह से जानकर या परिचित होकर आगे का तय करेंगे। तो अंत में आप जितने भी विद्यार्थी हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, घर से अच्छे से आते हैं, आपके पेरेंट्स ने बहुत खर्चा किया है, स्कूल में आपके टीचर, मैडम, प्रिंसिपल अच्छे अच्छे आयोजन आपके लिए तैयार करते हैं, तो आपने सबसे पहले अपना एक टारगेट जो है उसको तैयार करें। आप टाइम पास के लिए नहीं यहाँ आते। जैसे कई कहते हैं कि समय अच्छा कट रहा है, हम जिंदगी में समय काटने के लिए नहीं आए हैं, हम जिंदगी में कामयाब होने के लिए आए हैं। और कामयाबी तभी मिलेगी जब आप अपना निश्चय या अपना जो टारगेट है उसे हासिल करेंगे। तो एक बार मैं फिर से मैडम का धन्यवाद करता हूँ और एनजीओ के जितने भी साथी हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद। प्रोफेसर संजय जी का इसी बीच हमारे बीच डॉक्टर कविता ढींगरा जी उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी इस मंच पर से स्वागत करता हूँ यहाँ पर पहुँचने के लिए। अब मैं हमारे जो एनजीओ के पदाधिकारी हैं उनको हमारे मुख्य अतिथि मैम जो है प्राचार्य मैम, उनको मोमेंटो भेंट करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। वो आए और मैम को मोमेंटो भेंट करें। वेट करना है। हाँ जी सर, प्रोफेसर रेणु कुमारी वाणिज्य विभाग, उनको आमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य देने के लिए। तो आशा है बच्चे उससे लाभ उठाएंगे और अपनी शालीनता का परिचय देते हुए ध्यान से सुनेंगे। प्रोफेसर रेणु। थैंक यू नरेश सर। जिला युवा शक्ति संगठन के पदाधिकारी, उनके साथ आए गणमान्य सदस्य, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के सभी सदस्य और प्यारे बच्चों, आप अक्सर मुझे हमेशा देखते रहते हैं इसी तरीके से मंच के माध्यम से। तो आज जो टॉपिक है, टॉपिक की बात नहीं करूंगी आपसे मैं फेस टू फेस इंटरेक्शन करूंगी। जो हमारी बातचीत रहेगी वो फेस टू फेस इंटरेक्शन रहेगी, जिसमें उन्होंने 4 बातें, 4 या 5 जो है, जो मैम प्रिंसिपल ने भी बताए हैं आपको और प्रोफेसर संजीव सर ने भी बताए हैं। चारों में जितने भी ये टॉपिक्स हैं जो जिला युवा संगठन अम्बाला, नेहरू जिला युवा संगठन ने, ये हमारी आज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत पहचान है। मैं आपका ज़्यादा भी समय नहीं लूँगी क्योंकि बच्चे ना किसी भी चीज़ को लेकर ना सुनना, लेकिन वैसे तो आप स्टूडेंट हैं, आपको सुनना, हर एक चीज़ को सुनना चाहिए, लेकिन वही बात आती है कि सुनना हर एक के लिए कहीं ना कहीं लिमिट को क्रॉस कर देता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको इन शॉर्ट में कुछ ना कुछ ऐसी बात कहूँगी कि जिससे आपके भविष्य में वो चीज़ ज़रूर काम आएगी।
देश की एकता और अखंडता की बात करी है। देश की एकता और अखंडता, हमारा देश समृद्ध कब होगा? हम एकजुट कैसे रहेंगे? हमारा देश समृद्ध कैसे होएगा? हम एकजुट कैसे रहेंगे? आपसी भाईचारे की भावना कैसी रहेगी? जब हमारी वाणी जो है वो उसमें सबसे ज्यादा मिठास होगी। मानते हो इस चीज को? हमारी वाणी जो है वो सबसे ज्यादा बहुत अहमियत रखती है। कहते हैं मीठे बोल बोलिए अल्फाजों में जान होती है, मीठे बोल बोलिए अल्फाजों में जान होती है, यह समंदर के वह मोती है जिससे हर एक इंसान की पहचान होती है, जिससे हर एक इंसान की पहचान होती है। ये वाणी भी तो है, जी हाँ, ये वाणी ही है। कहते हैं कि जो एक वाणी को है वीणा के समान बताया गया है। फर्क इतना है, अगर इस वाणी का आप वीणा के समान इस्तेमाल करेंगे तो संगीत उठेगा, और नहीं तो अगर इसी का ही अपोजिट डायरेक्शन में आप उसका यूज करेंगे तो क्या होगा? बाण की तरह चुभेगी। तो कहते हैं कि कौवा किसका धन हरे, कोयल सबको दे देती है, मीठे मीठे वचन सुनाकर सबको अपना कर देती है। जी हाँ, ये वाणी ही है जो बहुत ही दूर बैठे हुए इंसान को बहुत ही अपने पास, अपने नजदीक ले आती है, और बहुत कोसों दूर इंसान या बहुत ही पास इंसान को एक वाणी के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। तो मेरा इस इसी से है कि आप जब भी कोई बात करें तो अपनी वाणी में मिठास जरूर लेके आए, सहज बोले, मीठा बोले। There is no class to speak how to teach, but the way we speak definitely decide your class. हमें 2-3 साल लग जाते हैं अच्छा बोलने में, या बोलते हैं हमें 2-3 साल ही काफी है कि हम बोल रहे हैं, लेकिन कब बोलना है, कैसे बोलना है और किस तरीके से बोलना है, इसके लिए हमें पूरी उम्र लग जाती है। कहते हैं कि जैसी तैसी बातों से तो खामोशी अच्छी, जैसी तैसी बातों से तो खामोशी अच्छी, या कुछ ऐसी बात कहें जो खामोशी से भी अच्छी। तो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता की अगर हम बात करते हैं तो आपसी एकजुट रहकर, इसका मतलब क्या है राष्ट्रीय एकता? ताकि हमारे समाज, हमारी युवा पीढ़ी को एकजुट, एक भाईचारे की भावना, आपसी मेलजोल की भावना बनी रहे, तभी एक हम समृद्ध समाज की स्थापना कर सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र में जो 1972 में इसकी स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य ही यही है कि क्या उद्देश्य है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसकी पर्सनैलिटी को, उसके व्यक्तिगत कौशल को जो ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना, और वो ज्यादा से ज्यादा सुअवसर प्रदान करना, ताकि जो हमारा यूथ है इस तरह के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दे, तभी हम एक समृद्ध समाज की स्थापना कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता को कब सेलिब्रेट किया जाता है? 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक जो है वो राष्ट्रीय एकता वीक सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं इसी मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आपसी भाईचारे की भावना के साथ एकजुट रहकर रहें, और एकजुट का मतलब ऐसा नहीं है कि आपसी एकजुट रहें, अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए, तभी एक समृद्ध समाज की स्थापना होगी, तभी एक अच्छी वाणी को यूज करके, सहज वाणी को यूज करके हम आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं, और तभी हम एक समृद्ध समाज की स्थापना कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जो एनजीओ के, नेहरू संगठन के जितने हैं, तो उन्होंने इस कार्यक्रम को हमारे इस कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया, और मेरी इन सभी बच्चों से यही उम्मीद है कि आप इसी तरीके से अपनी कॉलेज की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसमें अपना हिस्सा लीजिए, उसमें भागीदारी दिखाइए। लक्ष्य की बात प्रोफेसर संजीव सर ने भी बोली है और मैडम प्रिंसिपल ने भी बोली है। मैं लक्ष्य कहा है कि लक्ष्य आप अपना डिसाइड कर लो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो 4 पंक्तियों को देकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान, भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो अपनी मेहनत से और ऐसे ही आप
हमेशा इसी तरीके से महाविद्यालय के हर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दिखाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी बात को कहा। राष्ट्रीय एकता और एकजुटता जो हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है भारत के नागरिक होने के नाते। तो अब मैं हमारे अगले वक्ता डॉक्टर जगदीप जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपने। तो मेरा जो विषय है कर्तव्य और दायित्व, मैं उसकी बात करूंगा। लेकिन पहले मैं हमारे एनजीओ के जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे कॉलेज में इस प्रकार का प्रोग्राम किया और बच्चों को अवेयर करने का, ये बच्चों लिखा हुआ है सेमिनार, संगोष्ठी लिखा हुआ है इन्होंने, ताकि आपको इस मंच से अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए। ये प्रोग्राम इनके द्वारा किया गया, ये बधाई के पात्र है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली। अधिकार और कर्तव्य, थोड़ा सा मैं इतिहास में जाऊं। जो कर्तव्य शब्द है, आज आधुनिक भारत में हम इसको लगभग भूल चुके हैं। प्राचीन समय में रामायण और महाभारत की जब हम बात करते हैं तो भारत एक कर्तव्य परायण देश था। और आज बच्चों बोलना नहीं, एक मिनट वॉइस, हेलो, एक मिनट रुक जाओ। जब कहते हैं तो रामायण और महाभारत में आप देखते हो कि श्री राम जी और दूसरे अन्य जो पात्र थे उन्होंने किस प्रकार से अपने कर्तव्य परायण का परिचय दिया। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज भारत के लोग कर्तव्य परायण नहीं हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली गई सिर्फ कर्तव्यों को लेकर कि भारत के लोग कितना कर्तव्यों का पालन करते हैं। 99.9% एक एजेंसी ने सर्वे कराया, लोग अपने कर्तव्यों को नहीं मानते। और जबकि भारत प्राचीन समय में सबसे अधिक कर्तव्यों पर चलने वाला, अपने दायित्वों पर, जिम्मेवारियों पर चलने वाला देश था। आज भारत के बजाय पश्चिमी संस्कृति के जो राष्ट्र हैं वो हमसे ज्यादा कर्तव्य पलायन हो चुके हैं। कर्तव्यों को मानते हैं, हम अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं। कर्तव्य क्या है? कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, मैडम ने जिक्र किया, कुछ नागरिक होने के कारण आपके कर्तव्य हैं, सब भूलते जा रहे हैं। सबसे मेन आज हमारी जो ड्यूटी है एनवायरनमेंट को बचाना, हम सबकी ड्यूटी है। दुर्घटना में, जैसे मैडम ने भी कहा, प्रिंसिपल ने, दुर्घटना में कोई घायल हो चुका है उसकी सेवा करना, उसको सहायता पहुंचाना, सम्मान करना, टीचरों का सम्मान करना, अपनी क्लासेस लगाना, पढ़ना और अपनी बात ध्यान से सुनना। अभी संजीव जी ने भी कहा, मैडम ने भी कहा, जब कोई लेक्चर दे रहा है, कोई बात करे, आपके लिए बोली जा रही है, आप उस बात को ध्यान से सुने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनते हैं, मोबाइल निकाल के उसको देखते रहते हैं। आप कर्तव्य पलायन नहीं है। तभी PIL सर्वे में ये बात सामने आई कि 99% लोग भारत में कर्तव्य पलायन नहीं है। भारत वो कंट्री है आज जो G20 की मेजबानी कर रहा है। हमने एक पृथ्वी, एक राष्ट्र, एक मित्रता जैसे लक्ष्य रखे हुए हैं। 2047 तक भारत को विकसित करने का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। ये लक्ष्य ऐसे प्राप्त नहीं होंगे जब तक आप अपने कर्तव्यों को नहीं मानोगे, तब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे। और ये नहीं कि हम मान नहीं सकते, हम सब इंडिया में कर्तव्यों का पालन नहीं करते। जब हम फॉरेन में जाते हैं सारे नियमों को भी मानना शुरू कर देते हैं और सारे कर्तव्यों का भी पालन करते हैं। इंडिया में हम नहीं मानते। तो हम सब इस प्रकार का प्रयास करें कि हम अपने राष्ट्र को विकसित बनाने में एक योगदान दें, अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेवारी को समझें, ताकि भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद जगदीप जी। जगदीप जी ने बहुत ही कम समय में, कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें बताई आप लोगों को। तो पीछे भी बातें नहीं है। इंसान अपने राइट की बात करता है, अधिकार की बात करता है। हमारा भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य का पालन करना प्रत्येक इंसान का कर्तव्य है या उसका निश्चय है। हमें अपने देश की जितनी भी संपत्ति है, हमें अपने हर प्रकार के कर्तव्य को बड़ी सूझबूझ से निभाना चाहिए। मैं अब आगे जो अगला व्याख्यान है आपके पास, वो श्री नरेश कुमार जी का है, प्रोफेसर नरेश कुमार जी का। तो मैं उनको मंच के ऊपर आमंत्रित करता हूँ। वो अपने विषय से संबंधित आपसे डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद संजय जी का। विद्यार्थियों,
मेरे से पहले कई वक्ता आपके बीच पहुंच चुके हैं और इतना भी समय नहीं हुआ कि आप बोर हो गए हों। तो उस बोरियत को दूर करने के लिए मैं आपको मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो विद्यार्थियों, आपने अपने जहन में रखते हुए बातों को ध्यान से सुनना है। समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि हमने इस कार्यक्रम को समय रहते समाप्त भी करना है। तो विषय क्या है हमारा कि गुलामी की हर सोच से आजादी। तो विद्यार्थियों, 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में हमारे हिंदी साहित्य के प्रखर और प्रमुख कवि हुए हैं भारतेंदु जी। वो भारत की दुर्दशा देख करके कैसा व्यक्त करते हैं, आप पढ़ते होंगे साहित्य में कि रोपड़ सब मिल भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखा न जाए। तो साथ में मैथिली शरण जी बाद में कहते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर ये समस्याएं सभी। तो विचार करना है, कैसा विचार करना है? गुलामी की हर सोच से ऊपर उठना है। तो क्वेश्चन और प्रश्न क्या पैदा होता है कि कौन सी है गुलामी की सोच? गुलामी की सोच है हमें दायरों में बंद करने वाली, हमें किसी खास स्फीयर में बंद करने वाली। वो दायरे क्या हैं? वो क्षेत्रीयता के हैं, वो भाषा के हैं, वो जातीयता के हैं, वो लिंग भेद के हैं। इन दायरों से ऊपर उठते हुए अपने आप को एक समन्वित धारा में शामिल करना है। विद्यार्थी, आपको पता ही है कि भारत का अतीत बहुत स्वर्णिम रहा है और पूर्व मध्यकाल से जब हम गुजरते हैं 600 से 1200 का समय, उस टाइम को यदि छोड़ दिया जाए एकता की दृष्टि से, क्यों? क्योंकि वो जो समय है वो फेडरलिज्म का है। वहां पर कुछ सामंतवादी ताकतें उभरती हैं जो एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण की कमी के कारण विदेशी आक्रमणकारियों का शिकार होती हैं। बहुत सारे आक्रमण भाग पड़ते हैं, तुरंत आक्रमणकारी भारत में आते हैं 1000 के आसपास। तो अब गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो गुलामी जो हमें हमारे देश की पहचान को खोती है, जिसमें देश की एकता खतरे में जब पड़ जाती है, वो फिर से उसका उन्नयन होता है, उसकी उन्नति होती है। कैसे? फिर सल्तनत की स्थापना होती है, फिर हम देखते हैं मुगल्स आते हैं, लेकिन वो एक भारत में एक साम्राज्य स्थापित करते हैं और उस साम्राज्य में हमें भारत से कुछ बाहर जाने की कोई, कि हमारा जो संसाधन है उनको बाहर से बाहर ले जाने की बात नहीं होती। यहाँ की कला और संस्कृति जो होती है उसका खूब विकास होता है। उसके कुछ सानी मध्यकाल के हमारे सामने आज भी उपस्थित हैं। चाहे पहली इंडो इस्लामिक इमारत कुतुब मीनार को ले लो, चाहे ले लो ताजमहल जैसी इमारत को, वहां किसी धर्म विशेष की हम उसको छवि नहीं मान सकते। वो हमारे आज विरासत है हमारे भारत के लिए। आप उनको दायरे में नहीं बांध सकते, किसी क्षेत्र में नहीं बांध सकते, किसी सीमा में नहीं बांध सकते। और अतीत जो हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता से, फिर ताम्र पाषाणिक से, इतनी सारी सभ्यताओं का उदय हुआ। और फिर ऐसा समय आता है जो 18वीं और 19वीं सदियों में हमें गुलाम होना पड़ता है, हमें अंग्रेजों की गुलामी का शिकार होना पड़ता है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, मैं इसको अंतिम कड़ियों में लेके आ रहा हूं। तो यहाँ पे अंग्रेज अपने मंतव्य को पूरा करने के लिए, अपने साम्राज्यवाद को सही ठहराने के लिए हमारे भारत को तोड़ने का मंसूबा बना लेते हैं। और किस प्रकार का बात करते हैं कि भारत में नकली राष्ट्रवाद है। 1950 में ऐसे कुछ लेखन हुए हैं हमारे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, जिसमें अनिल झील का नाम प्रमुख है। उसने हमारे राष्ट्रवाद पर क्वेश्चन मार्क किया है। तो हमें ऐसे लोगों को जवाब देना है, एक अच्छे राष्ट्रीय साहित्य को पढ़ करके, राष्ट्रीयता की भावनाओं को अपने अंतर्निहित में जागृत करके, ताकि हम अंग्रेजों को बता सके कि नहीं, हमारा राष्ट्रवाद नकली नहीं था। हमारे देशभक्त जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वो कोई नकली राष्ट्रवाद के उन्नायक नहीं थे, वो सच्चे राष्ट्रवादी थे और जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया। और बहुत सारे आंदोलन, चाहे वो गांधी जी हैं, चाहे वल्लभ भाई पटेल जी हैं और चाहे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उन सब के प्रयासों से हम उस गुलामी की सोच से आजाद हो गए। लेकिन आज फिर हम उस गुलामी से
बचने के लिए हमें प्रयत्न करने होंगे, हमें अपने आप को उठाना होगा। और जो लोग या जो भारतीय सोचते हैं कि पश्चिम हमारे से बेहतर है, वेस्ट हमारे से बढ़िया है, उस कड़ी को तोड़ते हुए अपने आप को साबित करना होगा। तो विद्यार्थियों, मैं इस वक्तव्य के माध्यम से आपको यही संदेश देना चाहूंगा कि आप गुलामी भरी हीनताओं से ग्रस्त न हो, अपने स्वर्णिम अतीत को समझना है और सीना चौड़ा करके गर्व से अभिभूत होकर अपने देश को उठाना है। तो धन्यवाद। नरेश जी ने जो गुलामी की से आज़ादी की ओर का रास्ता है उसके बारे में आपको बताया है, और इन्होंने भारतीय संस्कृति से लेकर सामंतवाद, कुतुब मीनार और जो भारत की ऐसी कलाकृतियां हैं उनके बारे में बताया आपको। और इन सभी बातों से हमें एक ही बात तय होता है कि हम अपने जीवन में सफल होने के लिए एक लक्ष्य को निश्चित करें। तो मैं दो पंक्तियां आप लोगों के लिए जरूर कहूंगा। दो पंक्तियों से पहले मैं एक गुजारिश भी करता हूं कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन टेक्नोलॉजी को मिसयूज नहीं करना। आप सभी के पास मोबाइल है, मोबाइल में लगे पड़े हैं, घर पे जाते हैं, मोबाइल 24 घंटे में से 8 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे अपने परिवार में, अपने दोस्तों में बिताने चाहिए और 8 घंटे पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं नहीं मानता कि आप 8 घंटे पढ़ते होंगे, आप मोबाइल का 8 घंटे से ज़्यादा प्रयोग करते होंगे। तो टेक्नोलॉजी है, इसका मिसयूज ना करें, सही यूज करें। ये आपको शिखर तक पहुंचा सकती है यदि इसका सही प्रयोग करेंगे। तो आप मोबाइल से थोड़ा दूर हटके अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दें, फेसबुक ना चला के अपनी रियल बुक के ऊपर ध्यान दें, जो आपकी किताबें हैं उनके ऊपर ध्यान दें। इसी बात के साथ मैं 2 पंक्ति कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए। जो जरूरी है अमल करना, टूटने लगे हौसला, टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल को अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप आने वाले भारत निर्माण का भविष्य है, आपने अपना रास्ता तय करना है। आप वो जुगनू हैं जो अंधेरे में भी अपनी मंजिल को खोज निकालेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अपना भविष्य बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी के ऊपर ध्यान दें। अब मैं आगे मंच का संचालन करने के लिए नरेश जी को आमंत्रित करता हूँ। वो सर्किट है जिसमें ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड है, वो तो आपकी बोरियत को दूर करेगी, आशा है। तो जल्दी से हमारी जो टोली है स्किट वाले वो मंच के पास पहुंचे और नहीं मुझे पढ़ना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। लोग तो दोस्ती भी देते हैं जान, क्या तू इतना सा भी नहीं कर सकता हमारे लिए, इतना सा काम? जा फिर अपने राह ना आना हमारे पास। दोस्त नहीं अब तू हमारी, तुम्हें रखी हमारी आवाज़। अच्छा दोस्ती खातिर एक बात कर लेता हूँ। एक दिन ऐसी हवा चली, एक दिन ऐसी हवा चली, वो भी बदला चाल भी बदली, वो भी बदला चाल भी बदली, जो सबसे मिलकर रहता था, जो सबसे मिलकर रहता
पैसे दे, मुझे नशा लेना है। कहाँ से दूं तुझे मैं पैसे, कहाँ से दूं तुझे पैसे? सब कुछ तो तूने बेच दिया ना, घर छोड़ा ना, जमीन छोड़ी, बर्तन तक तूने बेच दिए। एक दिन नशे में बाइक से जा रहा था, सामने से उसके एक बच्चा आ रहा था, उसको ना दिखाई दे रहा था, फिर बाइक बच्चे से टकरा गई, बच्चे की जान में आ गई, बच्चे की जान में आ गई। अब क्या करूं क्या ना करूं, अब क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। गलती मेरी है या उस बच्चे की, कोई नहीं बताता है। क्या दिया इस नशे ने मुझको, क्या दिया इस नशे ने मुझको, कहीं का ना छोड़ा, भूल गया मैं खुद को और जग से नाता तोड़ा। दोस्त, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू सब ठीक कर सकता है। अगर हिम्मत सच्ची है तुझमें, तू आगे बढ़ सकता है, तू आगे बढ़ सकता है। नुक्कड़ करता बात फतेगी, नुक्कड़ करता बात फतेगी। सुन लो मेरे यार, सुन लो मेरे यार, नशा खोलता जहर रगों में, नशा खोलता जहर रगों में, कर देता बर्बाद, कर देता बर्बाद। उठो घोट दो गला नशे का, उठो घोट दो गला नशे का। फिर मुझसे कहता है नुक्कड़, फिर मुझसे कहता है नुक्कड़, मौन नहीं रहता है नुक्कड़, मौन नहीं रहता है नुक्कड़, मौन नहीं रहता है नुक्कड़। हम सबका है एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा, हम सबका है एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। जय हिंद। मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, कहीं समाज में ऐसे तत्व जो आपको बरगलाने के लिए बाजारों में घूम रहे हैं, उनसे बचना है। अभी 2-4 दिन, मेरे ख्याल में 1 सप्ताह पहले की घटना है, वो आपसे शेयर करना मैं महत्वपूर्ण समझता हूं। बाजार में जहां सब्जी मंडी है, विद्यार्थियों, मैं अपनी बाइक से गुजर रहा था और मेरी पर्सनैलिटी कुछ, कई बार मुझे पुलिस ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर को भी कई बार कह लेते हैं कुछ मेरे साथी। तो मैं कुछ रुका उस चौक पर और मैंने देखा 2-4 लड़के एक पर्ची सी खोल रहे ऐसे। उस पर्ची में क्या होगा, मैं तुरंत समझ गया कि ये नशे के कारोबारी हैं। और मैंने जब अपने बाइक से पलट गया ऐसा देखा और कुछ ही क्षण मैंने पैर बाइक से नीचे लगाए। समाज को भेड़िए जो आप लोगों का दुश्मन है, वो भेड़िए तुरंत वहां से भाग खड़े हुए और बाइक को भी तेजी से दबाया कि उन्हें लगा कोई सीआईडी या कोई पुलिस का अधिकारी है जो हमारी वॉचिंग कर रहा है। ये तो एक वृत्तांत था ताकि आप जाके जो बच्चों ने स्किट प्रस्तुत की है उसका मकसद बहुत व्यापक है। आपको पता है, आज आप सोशल मीडिया देख रहे हो, कैसे चिट्ठे की वजह से जो ड्रग्स हैं, हीरोइन है, अफीम है, चरस है, गांजा है, और कई तरह की ऐसी टैबलेट्स भी आती हैं जो केमिकल कंपोजिशन से बनी होती हैं, वो बच्चों को परोसी जा रही हैं। तो आपको सतर्क रहने की इसलिए जरूरत है कि आप कहीं पे खड़े होकर खाते हो ना, तो सावधानी पूर्वक। फ्री का माल कभी किसी को खाता नहीं, फ्री का माल तो कभी भी किसी को फ्री के खाने के चांस में ना आए। हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ समाज में चाहिए। आपको कोई बुला रहा है तो क्वेश्चन मार्क पहले लगाएं कि मुझे क्यों बुला रहा है। अगर आपका वाकिफकार नहीं है, जानकार नहीं है, सावधान होना है। नई नई ट्रिक्स के साथ विद्यार्थियों को इसका शिकार बनाया जा रहा है, सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी को, क्योंकि अगर युवा पीढ़ी भ्रष्ट हो गई तो समझो देश भ्रष्ट है। तो विद्यार्थियों, इस बात से आपने सावधान रहना है और नशे से बचना है। अब हमारा कार्यक्रम अंतिम समय भी बढ़ रहा है, क्योंकि वैसे हमने इसमें 2 घंटे इसमें लगाए थे। अब हमारे जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया है यहाँ पर मंच पर 2 स्किटों के माध्यम से, वो दोनों टोलियां मंच की तरफ पहुंचे ताकि उनको सम्मानित किया जा सके हमारे जिला युवा शक्ति संगठन की तरफ से। जिला युवा शक्ति संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस अवेयरनेस कार्यक्रम को आपके बीच में संचालित किया और आप लोगों तक की प्रेरणा पहुंचाई। मैं साथ में मैडम प्राचार्य का धन्यवाद करता हूं, जिनके दिशा निर्देशों से ये सारे कार्य सफल होते हैं।
मैं इतिहास विभाग और क्लिनिकल साइंस के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और जो भी स्टाफ मेंबर है, चाहे सभी स्टाफ है, मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और साथ में सदस्य हैं जिनका मैंने नाम ले लिया, उनका भी धन्यवाद। और आप सभी बच्चों का भी धन्यवाद जो इतनी पैसे से यहाँ बैठे रहे, देश दिया। मैं उन दोनों की टीम का भी धन्यवाद करता हूँ एक अच्छा मैसेज समाज के अंदर भेजने के लिए या आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो एक बार आप सभी का